हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हम आज से स्टार्ट करेंगे 12th क्लास बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर। जो मैंने सैंपल पेपर की एक पीडीएफ आपको दी थी, तो उस काफी बच्चों की रिमांड है और ये समय की भी मांग है कि आपका उस पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाए। ओके, तो लाइव में कराता तो क्या होता है कि केमिस्ट्री में मोस्टली ज्यादातर थ्योरी होती है, जैसे कि बनाने की विधियां, राइट। तो उसमें जो थ्योरी है उसको बोर्ड पर लिखना, फिर समझाना, फिर लिखना, फिर समझाना, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आपके लिए सॉल्यूशन का एक नई टेक्निक अपनाएंगे, बिल्कुल नई रहेगी। यानी कि जो जो चीज समझाने की होगी, जैसे कि रिएक्शन, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल्स, तो उनको मैं बोर्ड पर करा दिया करूंगा और बाकी चीजों को क्या हो जाएगा, मैं लिखकर स्क्रीन पर आपको जैसे कि समझा दूंगा मैं बोर्ड पर यहां पर, और स्क्रीन पर आपकी थ्योरी लिखी हुई आ जाया करेगी। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा तो उसका मैं एक साथ पीडीएफ आपको दे दूंगा, राइट। तो ये चीज रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी पेपर को सॉल्व करने की। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा समय बच जाएगा और आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो इस पेपर को हम 2 से 3 भागों में खत्म कर देंगे। जैसे फिजिक्स का काफी 4 भाग आ गए, अभी आधा पेपर सॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लाइव में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और अब मैं फिजिक्स का भी ऐसे ही करूंगा, फिजिक्स का भी वीडियो बनाकर तब आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उससे काफी समय जो मैं थ्योरी वगैरह लिखता हूं उसका समय बच जाया करेगा। उसको मैं हाथ से लिखकर और थ्योरी को आपको डिस्प्ले पर दे दिया करूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करना और मैं समझा दिया करूंगा एकदम प्रॉपर तरीके से। एक बार उसको देखोगे आप थ्योरी को तो याद हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे और जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर तो उसका फिजिक्स का भी, ऐसे ही मैथ का और ऐसा हर चीज का आपको मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। चलिएगा, तो आज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चलेगा। सैंपल पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री 12th क्लास, ये पार्ट 1 है पहला। और आज इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे, एक एक करके डिस्प्ले पर आएंगे। समय नहीं मतलब बेकार करना बिल्कुल भी, 1 सेकंड का समय भी हमें बेकार नहीं करना है, राइट। एक एक करके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्प्ले पर दिखाई देंगे, आप उनको कर लेना। ओके, चलिएगा, तो स्टार्ट करूं मैं। चलिए देखो, पहला जो है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसमें फ्रैंकेल दोष एवं सटकी दोष दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक। तो भाई याद रखना कि फ्रैंकेल दोष हमेशा याद रखना, यानी कि पहले का जो क है उसमें क्या है कि भैया फ्रैंकल दोष व सटकी, इन दोनों दोषों को कौन ऐसा यौगिक है जो दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। तो उसका जो ऑप्शन इसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन AgBr, क्या है AgBr, इसका नाम क्या है सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को क्या बोलते हो आप, सिल्वर बोलते हो, तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम होता है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक होता है जो फ्रैंकल और सटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिएगा, पहले का ख लेते हैं। पहले का ख क्या कह रहा है, हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है। हिमांक का अवनमन, जो हिमांक का अवनमन जो होता है वो सीधे सीधे समानुपाती किस चीज को दर्शाता है, विलयन के मोलंस, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता या विलायक की मोललता। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, विलयन की मोललता। क्या है इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है, विलयन की मोललता। ओके, चलिएगा, तो पहले का गे आंसर, गे। अर्धसेल, कोई भी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है। अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है भाई, इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसकी मोलरता पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता कितनी है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, राइट। तो विलयन
कि ओवरऑल सभी प्रकृतियों पर निर्भर करता है, इसलिए हम लिख देंगे इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे होंगे। क्या है कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति, हाँ जी बिल्कुल धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विलयन की मोलरता, हाँ जी विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। विलयन के ताप, हाँ जी विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हम इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे डी वाला। डी ऑप्शन क्या है? इन सभी पर। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले का ग हो गया और घ। घ प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। भाई ये शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसकी वेग इकाई का व्यंजक यानी कि वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है भाई? शून्य कोटि की अभिक्रिया का होता है आपका मोल लीटर इनवर्स और आपका समय इनवर्स, ये होता है। ये आपका इनवर्स है ना कि कुछ और, समझ लो इसको। मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स ये होता है। डे एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। भाई एमाइडों से एमीन बनाने के लिए याद रखना, यहां पे कोई भी एमाइड है और उससे क्या बनाना है? हमको एमीन बनाना है। तो हम यहां पर जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। कौन उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है? Br2 ऑब्लिक KOH। ये Br2 होता है पोटेशियम, तो कार्टिक पोटाश की उपस्थिति में एमाइड की क्रिया करते हैं, मतलब एमीन बनते हैं। तो ये चीज याद रखना, तो वो चीज है। तो इस तरीके से जो एथिल एमीन बनानी हमने विधि बताई थी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, याद हो तो वो वाली क्रिया देखोगे तो उसमें ये अपने आप समझ में आ जाएगी ये क्रिया क्या होती है। राइट, चलिएगा। तो ये डे हो गया और इसका च ले लेते हैं। च एक और प्रश्न है पहले का च। पहले का च क्या है? तो इसमें समझ में आ गई, ये जो आपका पहले का डे है उसमें ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। और च देखिए, च प्रश्न क्या कह रहा है? दूध में उपस्थित शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो भैया दूध की शर्करा का जो नाम होता है, इसमें सी वाला ऑप्शन है क्या? लैक्टोज। दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। राइट, तो इनका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी पहले में 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने करा दिए। अब इसको लाइव में कराता है इनको, तो कम से कम इन्हीं में कराने में 40 से 50 मिनट लग जाती। क्वेश्चन लिखता, ऑप्शन लिखता, फिर आपको समझाता, फिर सॉल्व करता, कितना समय हो जाता। तो आपसे लगभग 10 मिनट के लगभग देखूंगा कितना समय हुआ है। लगभग लीजिए 10 मिनट हुई है, मतलब 9:09 सी हुई हैं, 8-9 मिनट, जिसमें इंट्रो भी बताया था। तो ओवरऑल बात की जाए तो 10 मिनट में ये खत्म हो गया। तो कम से कम 30 मिनट का समय तो बचा आपका। अब इसमें हम और सवाल कर लेंगे। राइट, चलिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अगले सवाल से पहले हम इसको मिटा देते हैं। ओके, चलिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो दूसरे के जो प्रश्न है ऊपर दिखाई देंगे आपको स्क्रीन पर। देखिए, तो दूसरे का कै प्रश्न क्या कह रहा है कि सिल्वर घनीय समृत संकुल जालक बनाता है। सिल्वर क्या बनाता है? घनीय, यानी कि CPP।
तो दिया है, पहले तो लिखिएगा, यहां से लिख दूंगा मैं, दिया है, क्या दे रखा है कि भाई सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है, यानी कि कोष्टका कौन से, घनीय समृद्ध का मतलब क्या होता है, सीपीपी। मतलब इसके लिए सीपीपी के लिए जेड बराबर कितना होता है, जेड बराबर होता है 4। ये हमेशा याद रखना, घनीय समृद्ध बोल दे तो आपको कोष्टका हो जाएगी सीपीपी, उसके लिए जेड बराबर होता है 4। ऐसे न्यूमेरिकल्स जब हमने कराए थे तब आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो वो पुराने पहले शुरुआत के न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखोगे तो जब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको पेपर का, तो जाहिर सी बात है आपने पुराना थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ याद कर लीजिए कि भैया सीपीपी के लिए जेड बराबर क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज होता है जेड, राइट। इसकी कोर की लंबाई, इसकी कोर की लंबाई को ए से प्रदर्शित करूंगा, कितना है 408.6 पीएम, पिकोमीटर। पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर। ये पिकोमीटर दे रखी है आपकी, इसको पहले मीटर में बदल लीजिए। आप मीटर में कैसे बदलोगे, 408.6 गुणा 10 की पावर कितना, पीएम का मतलब -12 मीटर लगा दोगे। अब ये 0.1 अंक आगे ले आऊंगा, ए बराबर तो कितना है 4.086 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा। जब मैं आगे लेकर आऊंगा 1 2 3, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट इधर की साइड में आता है मेरी तरफ आएगा, पॉइंट 2 घाते प्लस की आ जाएंगी, 2 घाते प्लस की आ जाएंगी। तो मतलब क्या है कि ये जो -12 था 10 की पावर में, -12 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। प्लस के 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम 2 अंक आगे की ओर ले आए हैं पॉइंट को, तो यहां पे बचेंगे -10। अब ये मीटर हो गया। हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4.1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ओके, केमिस्ट्री के इसमें जरूर याद रखना एक चीज, भाई क्या चीज याद रखनी है आपको, कि दूरी यानी कि ये भुजा की लंबाई, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना, इंटर वाले बच्चे ध्यान देंगे, और इंटर वाले में भी पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल ध्यान देंगे, जिसमें कोष्टका वगैरह आ जाए, घनत्व वगैरह पूछ ले, उस वाले फॉर्मूले के लिए, उस वाले सवाल के लिए एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्या, कि जब भी कभी भी आपको भुजा की लंबाई दे तो भुजा की लंबाई या तो आप मीटर में लोगे या लोगे सेंटीमीटर में। ये डिपेंड करता है कि आपका द्रव्यमान किस में दे रखा है। द्रव्यमान को याद रखना, यदि द्रव्यमान आपको किलोग्राम में दे रखा है तो आपको लिए लेनी है दूरी मीटर में। यदि द्रव्यमान आपका, यदि पदार्थ का द्रव्यमान आपका यू में दे रखा है, यू यानी कि ग्राम प्रति मोल में दे रखा है, तब आपका ये जो दूरी है इसको आपको सेंटीमीटर में लेना है। अब इस सवाल को देखना जाए, सवाल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सवाल में सिंपल तरीके से विजिबल कहा है, इसको ढंग से पढ़ोगे तो, कि सिल्वर के घनत्व की गणना करो, जबकि चांदी का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 107.9 यू का मतलब होता है ग्राम प्रति मोल। तो मतलब द्रव्यमान आपका ग्राम प्रति मोल में दे रखा है, तो यहां पे किलोग्राम में होती है तो दूरी मीटर में लेते हैं, और ग्राम प्रति मोल में दे रखा है तो दूरी सेंटीमीटर में लेंगे। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है बच्चों के दिमाग में कि सर हमको पता ही नहीं चलता है कि हम मीटर में लें दूरी या सेंटीमीटर में लें, तो ये हमको कैसे पता चलेगी, तो ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में ठीक ठीक लिखा हुआ है कि जहां पर चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना है 107.9 यू, दिखाई दे रहा ना, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ब्रैकेट में लिख रहा है कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 यू है। यू का मतलब ही होता है ग्राम प्रति मोल। तो मतलब क्या है कि ये जो द्रव्यमान है ग्राम प्रति मोल में दे रखा है, तो दूरी आपको क्या ही चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में करने के लिए भैया 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 मीटर होते हैं। तो 2 घातें हम यहां पर कर देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4.1 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 4.1 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कितना ये दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूं
दिखाई दे रहा है। ओके चलिएगा, तो इतने सेंटीमीटर आ गया। अब आपको समझ में आ गया सेंटीमीटर क्यों लिया है। देखो इतना लंबा तो हमने एक ही चीज कर दी। ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये चीज यहां तक समझ में आ गया। अब यहां के बाद में देखिएगा, ए बराबर आपका द्रव्यमान दे ही रखा है। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 107.9 यू। यू का मतलब ही होता है आपका 107.9 ग्राम प्रति मोल। ये है यू का ही मतलब होता है ग्राम प्रति मोल, घबराना नहीं है। ठीक है, जेड आपसे सॉरी घनत्व आपसे पूछा है रो, तो भाई रो का फॉर्मूला क्या रहता है? रो घनत्व, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर फॉर्मूला होता है जेड एम बट्टे ए क्यू एन ए। ये फॉर्मूला है जेड एम बट्टे ए क्यू एन ए। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दोगे आप घनत्व का। मैं यहां से लिखना प्रारंभ करूंगा ताकि सारी वैल्यूज आपके आसानी से आ जाएं। जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है। एम की वैल्यू कितनी है? 107.9 है। ए की वैल्यू कितनी है? 4.1 गुणा 10 की पावर 8 का क्यू है, -8 है तो -8 लगा देंगे, इंटू एन ए होती है आवागाद्रो संख्या, और आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 ये होता है। ये आवागाद्रो संख्या होती है एन, आवागाद्रो संख्या, इसकी वैल्यू ये होती है। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1 यानी कि जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मैं सीधे सीधे मोबाइल से लिख दे रहा हूं ताकि समय बच जाए, क्योंकि गुणा भाग करने में इतना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको केवल सॉल्यूशन समझाना, एक ट्रिक आपको देने किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करोगे। अब इनका जो सॉल्यूशन तो हमने कई बार करा दिया। देखो एनसीईआरटी का कराया था, फिर उसके बाद मॉडल का कराया था, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, तो ये कई बार हो चुके हैं सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं बेटा कि आप गुणा तो कर ही लोगे ना। 4.1 में 4.1 की गुणा कर लोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 4.1 में 4.1 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16.81 आ जाएगा। फिर इसमें 4.1 की को क्यू है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 4.1 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 68.921 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपकी रो बराबर कितना आ जाएगा? रो बराबर आ जाएगा ऊपर की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये तो हम वैसे ही करके दिखा दे रहे हैं आपको। 4 नम 36 का 6, 4 सत्ते 28, 29 30 31, 31 का 31 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, 4 एकम 4, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68.921 गुणा 10 की पावर 8 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा गुणा। इसको हम लिख देंगे 6.02 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 की पावर 23 है। ओके ये चीज आ गई। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है? चलिएगा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं जब दिखाई दे रहा है तो। ठीक है चलिए, तो अब हम इसको इतने में ही सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखिएगा। मेरे पास में क्या चीज़ है, एक चलो ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हमारे पास एक छोटा मार्कर था जिसमें पतला पतला लिखता था, वो कहाँ गया? ओके ढूंढ लेते हैं। ये रहा, मिल गया। देखिए ये मार्कर है नया, तो ये पतला चलता है तो हमारा जगह का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक देखिए, तो अब हमारे पास में 2 चीजें बचती हैं क्या कि देखिएगा, ये 431.6 है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे इसको। 68.921 है और इसमें 6.02 की मल्टीप्लाई तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी कर सकते हो, और आप चाहो तो 692 को केवल 69 कर लीजिए, तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्थक अंकों में मैं यहाँ तक लेना चाह रहा हूँ पॉइंट, तो इसके 2 अंकों को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये यदि 5 या 5 से अधिक होता तो इसमें 1 जोड़ देते, 5 से कम है तो छोड़ देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 68.9, ठीक है, गुणा और ये 6.02, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 414.778। तो इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 414.778
778 गुणा, ये 10 की पावर -24 है, ये 10 की पावर 23 है, तो कितना बचेगा? 10 की पावर -1 बचेगा। अब रो बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे 431.6 गुणा हो जाएगा ऊपर 10 की पावर 1 को लिखेंगे नहीं, चलो लिख दीजिए 10 की पावर 1 ताकि आपको पता रहे कि भैया हम इसको ऊपर ले गए हैं। और ये देखिएगा, ध्यान से देखा ही देगा आपको तो एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, कि ये देखिएगा इसको लिख सकता हूं मैं कितना 414 पॉइंट, ये 778 है, छींक आ रही है चलिए, तो देखिए ये 778 है, तो मैं यहां तक पॉइंट लेना चाह रहा हूं, तो इससे अगला अंक देखूंगा 5 से अधिक है, बिल्कुल अधिक है 7, तो इसलिए मैं यहां पर कर दूंगा 414.8 कर दूंगा, राइट। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, रो बराबर देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4116 बट्टे नीचे आ जाएगा 4148, और ऊपर है ये 10 है, तो 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये गुणा 10 है, ओके, जब इसकी गुणा 10 से 1 कर देंगे तो 43,160 बट्टे 4148। अब 4148 का भाग करना और सीख लो, देखो कैसे करेंगे हम भाग, ये है 43,160, इसमें मल्टीप्लाई भाग कर रहे हैं हम 4148 का, एक बार चला जाएगा 4148, यहाँ तक दाई, यहाँ पे 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पे बचेगी 0 और 10, यहाँ से दाई यहाँ पे 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6, यहाँ पे बचे 2 में से 1 गया 1 बचेगा, ओके, इतना बचेगा। अब उतार लेंगे 0, राइट, अब ये कितने बार चला जाएगा, इतने ना जाने की 0 आ जाएगी, फिर एक 0 बढ़ जाएगी, तो 4 चक 16, 4 पंजे 20, तो यानी कि लगभग 4 बार चला जाएगा आपका। और ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 0 बड़ी है, तो यानी 4 के समथिंग चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10.4 के समथिंग आ जाएगा। आप करके देख लेना, 10.4 के समथिंग आ जाएगा, ओके। और इसका मात्रक क्या बनेगा, क्योंकि हमने द्रव्यमान लिया है ग्राम में और दूरी ली है सेंटीमीटर में, तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या बन जाएगा 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये चीज है, आप इस तरीके से आप इसको कर पाओगे, राइट। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहां से, तो देखिएगा ये 43,160 है बट्टे 4148 है, चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 पंजे 10, 2 अट्टे 16, 0, इसको काट सकते हो 2 से, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ये हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, ये कैसे, 2 एक 2 और ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 0, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 0, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, इतना आ गया। अब इसका तो भाग कर ही पाओगे इसमें आसानी से, 790 है, इसमें भाग कर लिए 1037 का, तो 1037 है, 1037, यहाँ से 9 में 7 गए 2 और 7 में से 3 गए, तो बचेंगे कितने, अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, इससे भाग आप यहाँ पे कर लीजिएगा, भाग कितना है 1790 में भाग करने 1037 का, एक बार चला जाएगा 1037, 2 4, राइट। अब देखिएगा उतार लेंगे, ये वाला 0 उतार लेंगे, 1000 का नहीं जाएगा भाग, तो ना जाने की 0, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी। अब कितनी बार, 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 12 13 14 का 4 हासिल 1, 14 का 14 ही आ जाएगा, और 4 एक 4, इतने बार चला गया, तो मतलब इतने 10.4 वैसे भी आ गया। तो कुल मिला के बात ये काट भी सकते हो, आप काट लो फिर आप कर सकते हो इसको, राइट। चलिएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने सिंपल तरीका बताया, पहले ऊपर वाले की ऊपर गुणा कर लीजिए, सारी नीचे कर लीजिए, फिर चाहो सार्थक अंक को बदल लीजिए। और एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा एक सिंपल तरीका ये है, एक सिंपल तरीका क्या है कि सपोज दैट कि आपने ये यहां तक कर लिया, ठीक है, और सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको सॉल्व करने का। देखिए न्यूमेरिकल्स बस सॉल्व करने आ जाने चाहिए, बाकी तो अपने आप हो जाता है सारा कुछ। देखिएगा यहां से मैं सिंपल तरीका और क्या बता दे रहा हूं आपको, देखिएगा कि आपने ये इसको ऊपर ले गए रो बराबर, ठीक है, अभी ऊपर मत ले जाओ,
अभी ऐसा कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए। अब पॉइंटों को बदलो, पॉइंटों को बदलो कैसे, देखो यहां से 1-2 अंक आगे ले आएंगे ऊपर, तो 4.316 गुणा 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस के, क्योंकि इधर की साइड में आता है पॉइंट तो प्लस की घातें बढ़ती हैं। 1-2 अंक में ले आया तो प्लस की घातें आ गई। ऐसे ही इसको लेके आइए, यहां पे 1-2 अंक आगे ले आइए, 4.14778 गुणा 10 की पावर 1-2 अंक आगे लेकर आया हूं मैं, तो मतलब 2 घातें प्लस की, 2 घातें प्लस की आएंगी और 1 घात ये माइनस की है, तो बचेगी 1 घात बचेगी प्लस की। ओके चलिए, अब देखिएगा रो बराबर, आप ऐसा समझिए यहां तक लीजिए, आप इसका 2 अंक तक लीजिए, 2 अंक तक, तो इससे अगला अंक कितना है, 5 है, 5 से अधिक है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 4.32 हो जाएगा। यहां तक 2 अंक लेना 2 अंक ही नीचे लीजिए तो कितना, अगला अंक देखिए 5 है, 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 4.15 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा ऊपर। क्यों बचेगा 10 की पावर 1, क्योंकि ऊपर 10 की पावर 2 था, नीचे से ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मतलब ये है 10 की पावर 1 से 10 की पावर 1 ऊपर कट गया तो ऊपर 1 बचा, राइट। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो अब 432 में आप भाग करके देखना जरा 415 का, ठीक है। अब देखिए ये 432 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये 432 और नीचे 415, ऊपर गुणा 10 भी आ रहा है। इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे 43-20/415 इस तरीके से। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 से कैसे कटेगा ये देखिए, 5 अट्ठे 40, 3 0, 5 5 30 और 5 चौके 20, इतना कटेगा। 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 3 15, इतना कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें 864 में 83 का भाग देंगे, 83 1 83, 6 में से 3 गए, उतार लेंगे 4, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 चौके 32, तो 4 बार चला जाएगा, तो मतलब वही 10.44 के समथिंग, 10.4 के ही समथिंग आना है, राइट। ये भी तो आपको जैसा चाहो सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी करके यूज करके कर सकते हो या वैसे कर लीजिए, उत्तर वही आएगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, राइट। चलिए कर लीजिए इसको सवाल को, राइट। चलिए चलो तो भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो याद हो तो मोलल अवनमन स्थिरांक, तो भाई मोलल अवनमन स्थिरांक की बात कर रहा है, तो हम तो पहले मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला अपने दिमाग में लगाओ कि भाई होता क्या है, तो आधा सवाल तो यहीं से हो जाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक KF, तो भाई KF का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, स्मॉल m डेल्टा TF गुणा कैपिटल W बट्टे, यही होता है फॉर्मूला या कुछ और होता है? चलो मैं देख लेता हूं एक, हाँ, तो मोलल अवनमन स्थिरांक का m डेल्टा TF कैपिटल W 1000 इंटू स्मॉल w, ये होता है फॉर्मूला। तो अब आपको ये चीज पता रहनी चाहिए भाई, स्मॉल w क्या होता है, डेल्टा TF क्या होता है, कैपिटल W क्या होता है, और आपका स्मॉल w क्या होता है। कैपिटल W होता है जो विलायक है उसका भार या विलायक की मात्रा, स्मॉल w विलेय
विलेय की मात्रा होती है या विलेय का भार। टीएफ हिमांक में, जैसे हिमांक में निकालेंगे अवनमन तो हिमांक में कमी कितनी आई, और स्मॉल एम है विलेय का अणुभार। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो चीज अब आपको देखिएगा। पहले तो मैं स्मॉल डब्लू देखो, सवाल आप पढ़ रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, तो कितना है 2.25 ग्राम। ये ग्लूकोज जो है ये आपका क्या है, स्मॉल डब्लू है। ओके, कैपिटल डब्लू कितना है, 25 ग्राम है। कैपिटल डब्लू आपका कितना दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है। जो ज्यादा मात्रा में है, देखो ये 25 ग्राम ज्यादा है तो ये कैपिटल डब्लू बड़ा डब्लू माना जाएगा। जो छोटी मात्रा में वो हमेशा स्मॉल डब्लू माना जाएगा, जो छोटी क्वांटिटी में रहेगा, क्योंकि विलेय हमेशा कम रहता है विलायक से। ओके, चलिएगा। अब इसमें क्या है, कितने की कमी आती है, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आ रही है कि ग्लूकोज दिया है कि 2.25 ग्लूकोज को इतने जल में घोला जा रहा है, तो ग्लूकोज की बात कर रहा है ये, तो यहां पे लिख देंगे विलेय क्या बन रहा है आपका, विलेय है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। और जब हम इसका विलेय ग्लूकोज हो गया, क्योंकि इतने ग्लूकोज को इतने जल में घोल रहे हैं, तो ये चीज क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की मात्रा यानी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलेय का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये। अब इसका अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकलेगा, C का होता है 12 गुणा करेंगे 6, प्लस H का होता है 1 गुणा करेंगे 12, प्लस O का होता है 16 गुणा करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 12 छिंग 72 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 छिक्के 96 बराबर 9 1 10 17 1 18 180 आ जाएगा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम कितना आ गया, स्मॉल एम आ गया 180। अब आपके पास में सारी वैल्यूज हैं, यहां पर रख दीजिए सारी वैल्यूज को। के एफ बराबर सारी वैल्यू क्या क्या है, देखिए एम की वैल्यू कितनी है 2.25 गुणा 2 पॉइंट। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.93 गुणा, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 25 है, ये कितना 1000 है गुणा स्मॉल डब्ल्यू कहाँ है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो 180 है, यहाँ पर 180। स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो 180 है गुणा डेल्टा टी एफ 0.93 गुणा कैपिटल डब्ल्यू 25। ओके, 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू ये रहा 2.25 ये है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखिएगा बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 25, देखो पहले तो ऐसा समझिएगा इसको कि भाई हमने क्या कर रहे हैं, यहां पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद ये 2 अंक हैं, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को यहां से हटा दीजिए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा के एफ बराबर हो जाएगा आपका ये 180 गुणा 0.93 गुणा ये हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगा 1000 गुणा 225 ये हो जाएगा। राइट, अब देखिएगा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये कट गया, तो के एफ बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये बचा 18 गुणा ये 0.93 गुणा और ये यहाँ पर बचा 25 और यहाँ पर बचेगा आपका कितना 225 बचेगा। ओके, चलिएगा। अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा है 25 एकन 25 और 25, ये 25 से कट गया, ये 25 से कैसे कट जाएगा, 25 निम्मा 225 होते हैं, ये 9 बार कट जाएगा। राइट, और अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, 9 से आप इसको भी काट सकते हो, 9 एक 9 और 9 दूनी 18। राइट, तो के एफ बराबर आप ऐसा समझिए, एक बार में एक ही चीज काटिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पेपर में भी याद रखना आपको एक बार में एक ही चीज काटनी है। ये चीज थी, ये नीचे 225 थी, तो 25 एकन 25 और 25 नंबे 225, तो के एफ बराबर आ गया आपका
18 गुणा 0.93/9, 9 से ये कट गया 2 बार, तो के एफ बराबर आ गया 2 गुणा 0.93, और के एफ बराबर 2 की गुणा करेंगे 2 तिया 6, 2 ने 18, और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाए, इतने आ जाएगा। राइट, इतना आ गया। इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा आपका, 1 मिनट, मात्रक भी आपको हम बता दे रहे हैं, मात्रक जरूर लिखना होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसका क्या बनेगा कि भाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, ये केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और देखो ये यहाँ पर क्या है कि आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो आप यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या है कि आप केल्विन का यूज करना, क्योंकि जो हिमांक में कमी है आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उसको भी आप केल्विन लिख सकते हो, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल कमी में फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर की कमी में और वृद्धि में फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क पड़ता है। राइट, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा सवाल है, हो चुका है ये आपका। राइट, चलिए तो डिग्री सेंटीग्रेड लगा देना या केल्विन लगा देना। फिर अगले सवाल को करेंगे, जल्दी से कीजिए इसको। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3COO की समतुल्य चालकता, यानी कि आपको दे रखी है, जैसे कि NaCl की चालकता दे रखी है। NaCl की चालकता का मतलब क्या है? सॉरी, HCl, एक तो HCl की चालकता दे रखी है, तो HCl की चालकता का मतलब है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की जो चालकता है वो कितनी है? वो दे रखी है आपकी 380.5। राइट, NaCl की चालकता, NaCl का मतलब है आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी जो चालकता है वो कितनी दे रखी है? 109.8 दे रखी है। और CH3COONA का मतलब होता है CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इसकी जो चालकता है वो कितनी दे रखी है? 78.5 ये है। आपसे पूछिए एसिटिक अम्ल CH3COOH की चालकता आपसे पूछी है ये चीज। राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिएगा, ध्यान से देखो कि एसिटिक अम्ल की चालकता कैसे निकल सकती है, कि आपको ये चीज और ये चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि मैं इसको समीकरण 1 ऐसे लिख दिए, इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। हमेशा इस टाइप के सवालों में आपको एक चीज दिखाई देगी कि हमको एसिटिक अम्ल की चालकता चाहिए, तो आप इनको देखो, CH3COO क्या चाहिए, इसको पहले 2 भागों में तोड़ लो भाई। CH3 मतलब हमको ये चाहिए CH3COOH, मतलब क्या है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो हमको ये चीज चाहिए। तो ये चीज कहां से मिल सकती है? देखो जरा ध्यान से कि CH3COO नेगेटिव कहां पर है? इस वाली समीकरण में है। H पॉजिटिव कहां पर है? H पॉजिटिव इस वाली समीकरण में है। तो आप लिख दोगे समीकरण कौन सी? 3 व समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। समीकरण 3 और समीकरण 1 को तो जोड़ दो, और बाकी जो भी बचे उसको क्या कर दो? घटा दो। तो घटाएंगे कौन सी? समीकरण 2 को। समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो देखिए, अब इनकी वैल्यूज रखिए भाई। समीकरण 3 और समीकरण 1 को ही क्यों जोड़ रहे हैं हम? कि भाई समीकरण 3 में CH3COO नेगेटिव मिल गया हमें,
और H पॉजिटिव यहां से मिलेगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा CH3COOH बन जाएगा। ओके, दूसरी बात, और बाकी जो बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो क्या बच रहा है और क्या जोड़ना है आपको, देखिए यहां से देखेंगे हम कि भाई हमें जोड़ना है समीकरण 3, और समीकरण 3 का नाम है CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये रहा। और एक पहली समीकरण को जोड़ना है जिसमें है आपका H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है। घटाना किसको है, इस वाले को घटा देंगे तो माइनस का Na पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का Cl नेगेटिव आ जाएगा बराबर। वही काम इधर की साइड में करना है, तीसरी और पहली को जोड़ना था तो ये कितना हो जाएगा 78.5 प्लस 380.5 माइनस माइनस कितना 109.8, ये घटाना है। चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि भैया हमारा ये चीज़ CH3COO और H पॉजिटिव मिलकर, तो इनको लिख लीजिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये चीज़ तो हमको चाहिए ही चाहिए। और बाकी देखिएगा इस Na से ये वाला Na से ये वाला Na कट गया और Cl से ये वाला Cl कट गया। ओके, काट के दिखाना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमको तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ आ गई और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। इधर वाला इससे ये चीज़ यहाँ से आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 380.5 और ये है आपका 380.5 और जोड़ना है आपको 78.5। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 4 5 9.0 माइनस 109.8, ये चीज़ आ जाएगी। इतने 0.0 में से घटाना है आपको 0.901। हाँ तो नहीं, यहाँ पे 10 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे बचे आपके 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे बचे आपके कितने, यहाँ पे बचे 8, यहाँ से ले ढाई यहाँ पे हो गए 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 4, 4 में से 0 गए 4, 4 में से 1 गया तो बचेंगे 3, तो इतना आ जाएगा 349.2। आपको यदि ये उत्तर कंफर्म करना है सही है या गलत है तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, नीचे वाले दोनों को जोड़िए तो ऊपर वाली संख्या आ जानी चाहिए। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 हो जाएगा 19 हासिल 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4, तो मतलब ये जोड़ ये घटाना सही है आपका, ये चीज़ रहती है आपकी, राइट। तो ये आप कर लीजिएगा, आप इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। ओके, तो आपको हमेशा याद रखनी है कि इस टाइप के, ओहो क्या हो रहा है, नींद आ रही भाई। अब देखना जरा कितना टाइम हो रहा है, 2:37 हो रहा है। अब वीडियो नहीं बन पाएगी, अब 2:37 हो गए, देखो 2:38 हो रहे हैं। अब 2:38 फिर वीडियो को एडिट भी करना है। अब नींद सी आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो, अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि रात में हम वीडियो इतना ज़्यादा बनाएं, लेकिन क्या करें, आपके लिए बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुबह के लिए फिर वीडियो भी तो नहीं है। चलिए इस सवाल को कर लीजिए, इसके बाद में एक सवाल और है हल्का फुल्का सा, उसे और कर लेंगे हम। क्या है वो आप जल्दी से समझ लो केवल। हाँ, ये तो वैसा ही सवाल है, रक्षण किसे कहते हैं। रक्षण किसे कहते हैं, तो होता क्या है, रक्षण का मतलब क्या है, सीधे सीधी बात से ही पता चल रहा है। रक्षण का मतलब क्या होना चाहिए, रक्षा करने से, राइट। तो वही चीज होती है, जैसे हम जाड़ों के समय में हम क्या करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हम गर्म कपड़ों का यूज करते हैं, सोते समय रजाई का यूज करते हैं, गर्मियों में गर्मी ना लगे इसलिए हम कूलर पंखा AC का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वही क्या है, हमें अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं। धूप से बचने के लिए घर का इस्तेमाल करते, घर में बैठते हैं, छाया का इस्तेमाल करते, छाया में, बारिश से बचने के लिए छाता का, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से हमारा क्या होता है कि आपका द्रव स्नेही कोलाइड, कौन सा, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही
कोलाइड, राइट। द्रव स्नेही कोलाइड में जब हम आपका विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, क्या मिला रहे हैं? द्रव स्नेही कोलाइड में जब हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब क्या होता है भाई? पहले तो स्कंदन समझ लो। स्कंदन क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है कि जैसे कि आपका द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होंगे, कुछ आयन रहेंगे। विद्युत अपघट्य होता है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। जैसे कि विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जैसे NaCl, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन पाते हैं। तो इस द्रव यानी कोई भी कोलाइड में जो भी आयन मिलेंगे, स्कंदन का मतलब समझना कि सपोज दैट कि एक कोलाइड है और उसमें पॉजिटिव आयन है, राइट। और जैसे हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य में भी क्या रहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन मिलते हैं विद्युत अपघट्य में। तो किसी भी कोलाइड विलयन में जिस तरीके के आयन पाए जाएंगे और विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य में से उसके विपरीत प्रकार के आयन उससे मिलकर उस आवेश को उदासीन कर देते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं स्कंदन। तो मतलब क्या है कि विलयन उदासीन हो जाता है जब विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। तो किसी भी कोलाइड विलयन में, या स्पेशली मैं बोल रहा हूं किसी भी द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में जब विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उससे स्कंदन हो जाता है। इस स्कंदन को बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, जिससे द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने से कोई भी स्कंदन नहीं होता है। इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं। और इस घटना को रक्षण कहते हैं। बस सिंपल से इतना ही लिख लीजिए। आपका एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो जिलेटिन। जिलेटिन एक क्या है? रक्षण कोलाइड है। जो मिलाते हैं उस पदार्थ को रक्षण कोलाइड कहते हैं। और यहां पर एक एग्जाम्पल उदाहरण है रक्षण कोलाइड। जब गोल्ड सॉल में, गोल्ड सॉल समझ रहे हो? गोल्ड सॉल यानी कि सोने का, ठीक है। जब गोल्ड सॉल में उदाहरण समझा दे रहा हूं मैं आपको। उदाहरण है कि गोल्ड सॉल में सोडियम क्लोराइड, गोल्ड सॉल यानी कि गोल्ड सॉल में NaCl विलयन मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। इसका स्कंदन रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि गोल्ड सॉल में थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन की मिला दो। किसकी? जिलेटिन की। तो गोल्ड सॉल में हम जिलेटिन की मात्रा मिला देते हैं और फिर उसमें हम NaCl मिलाएं तो कुछ भी असर नहीं होता NaCl का। ऐसा समझो कि लकड़ियां होती हैं और लकड़ियों में हम आग जलाने लगे तो आग जल जाएगी, राइट। और लकड़ियों में पेट्रोल डालेंगे तो और तेजी से आग जल जाएगी। लेकिन पेट्रोल डाली और पेट्रोल डालने के बाद में उन पर पानी डाल दिया, फिर जलाएंगे तो कुछ असर नहीं रहेगा पेट्रोल का, फिर आग नहीं जलेगी। तो वही है, मतलब जो आपका पेट्रोल डालने से लकड़ियों में आग लग रही थी, लेकिन हमने पानी डाल दिया और फिर पेट्रोल डाल के हम आग करेंगे या लकड़ियों में आग लगाएंगे तो फिर इतनी जल्दी लकड़ी नहीं जल पाएंगी क्योंकि वो भीग चुकी हैं। तो इसीलिए तो उसकी क्या होगी? रक्षा हो रही है। इसी तरह से कि जो गोल्ड सॉल होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है और इसमें थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन की मिला देते हैं। जिलेटिन आपका द्रव विरोधी कोलाइड होता है। तो इसमें गोल्ड सॉल में जिलेटिन की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो फिर इसका NaCl से इसका स्कंदन नहीं होता है। तो मतलब क्या है कि गोल्ड सॉल की जिलेटिन के द्वारा रक्षण हो जाती है, रक्षा हो जाती है। इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ओवरऑल पेपर में कैसे लिखना है उसको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको। मॉडल की ही थ्योरी है, उसको समझ लेना। अब तो इतने प्यार से समझा दी है मैंने, क्योंकि हाथ की लिखी हुई पता ना मैं कहाँ से वीडियो एडिट करूंगा तो रात हो जाएगी, 3-4 बज जाएंगे। तो फिर मेरे को यार नींद आ रही है बहुत तगड़ी। तो अब मैं वैसे अब लिख तो नहीं सकता बहुत जल्दी, आपको ऐसे ही कर लेना। तो द्रव स्नेही कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से विद्युत अपघट्य के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। इसी घटना को हम
क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं, या द्रव स्नेही कोलाइड का किसी द्रव विरोधी कोलाइड की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदन नहीं होता है, इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं। या फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में लिख दो कि द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने से द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। इस स्कंदन को रोकने के लिए हम द्रव स्नेही कोलाइड में थोड़ी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड की मिला देते हैं, जिससे स्कंदन रुक जाता है। इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं और उस मिलाए गए कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जिलेटिन। ओके, जब गोल्ड सॉल्ट में जिलेटिन की कुछ मात्रा मिला देते हैं तो NaCl के द्वारा गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन रुक जाता है, स्कंदन होता नहीं है। अतः गोल्ड सॉल्ट के लिए जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार करती है, या रक्षी कोलाइड है। सिंपल सा ये है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका सेकंड पार्ट आज शाम तक अपलोड कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जो भी करना है करते रहना। मिलेंगे। और हाँ, वो मैं भूल गया, 11 बजे आपका मैथ की क्लास चलेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे सेकंड चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। और जिन बच्चों ने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। यार अब समय नहीं रहा।